हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सकवेशन फॉर नॉलेज में स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र है और हम लोग क्लास 10th का पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें कि ये लाइट का हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर में हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी मिरर हमने पूरा देख लिया है। अब से हमारा रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपने क्लास 8 में पहले से पढ़ा हुआ है। देखिए, रिफ्रैक्शन फिनोमेना हमारे चारों तरफ होता रहता है, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हो गए कि जैसे कि अगर कभी आपने एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें एक पेंसिल डालिए। देखिए, पेंसिल आपका टूटा हुआ दिखाई देता है, ये हो गया। दूसरा, अगर आप रसगुल्ला खाए होंगे, ऑब्वियसली खाए होंगे, तो आप रसगुल्ला देखिएगा, जब आप उस रसगुल्ला रस से बाहर निकालते हैं तो उसकी साइज आपको छोटी समझ में आती है। या फिर लेमन, अगर कभी जार में रखा देखा होगा, तो लेमन जब अंदर रहता है, ठीक है, जब उसे बाहर निकालते हैं तो आपको छोटा दिखाई देता है। और एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप ध्यान दीजिए, जब आप बकेट फिल किए रहते हैं पानी से, तो आपका बकेट का जो बेस होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी जो उसका एक्चुअल डेप्थ होता है बकेट का, वो उससे अब जो अपीयर होता है वो थोड़ा कम होता है। मतलब एक्चुअल डेप्थ अगर 4 मीटर का है, तो जो तुम्हें दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, वो 3 मीटर दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो ये सारे बहुत सारे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी हो गया, ये भी आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना है। तो आप डे टू डे लाइफ में कई बार रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखते रहते हैं। तो इसी को रिफ्रैक्शन फिनोमेना कैसे होता है, क्या थ्योरी है इसके पीछे, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। उससे पहले कुछ टर्म जो हम बार बार यूज करेंगे उसे समझ लेते हैं। जैसे बार बार हम रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम यूज करेंगे, तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या है, इसे समझते हैं। जैसे कि अगर आप कभी दो डेंसिटी का सब्सटेंस ले, जैसे कि आपने एयर या एयर में ग्लास स्लैब रख दिया आपने, ये हमारा ग्लास स्लैब है। तो यहां पे क्या है, एयर और ग्लास दोनों की डेंसिटी अलग अलग है ना। एयर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ग्लास। तो यहां पे जब हम एयर और ग्लास में कंपेयर करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि एयर का जो मीडियम है, ये मीडियम हमारा रेयर हो गया और ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। तो इसी हिसाब से हम रेयर और डेंसर कहेंगे। आपका रेयर कहेंगे कि डेंसर, ये कंपेयर करने वाली चीज है कि आप किन दो के बीच कंपेयर करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमसे लंबा है, तो लंबा कहने का मतलब, अरे ये लड़का लंबा है, तो लंबा आप कह रहे हो तो किसी से तो कंपेयर कर रहे हो। जैसे मेरी हाइट अगर मैं कहूं मैं लंबा हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं, मैं सबसे लंबा नहीं हो सकता। लंबाई मैं किसी से तो कंपेयर करूंगा। जैसे अगर मेरे से कोई 4 फुट या 5 फुट का है, तो मैं कहूंगा हाँ, ये इससे मैं लंबा हूं। लेकिन अगर ग्रेट खली मेरे सामने आ गए 7 फुट से ज्यादा या उसके अराउंड, तो मैं थोड़ी ना कहूंगा मैं इससे लंबा हूं। तो लंबा कहना या छोटा कहना, ये रिलेटिव टर्म है, किसी से कंपेयर करके आप कहते हो। वैसे ही जब आप मीडियम की बात करते हो कि ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम, तब भी आप कंपेयर करते हो। तो इस केस में क्या है, हम एयर और ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं। जब हम एयर और ग्लास को कंपेयर करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि एयर हमारा रेयर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम। जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो रेयर रहे वो हमेशा रेयर रहे। जैसे कि अगर आपने एयर और वाटर ले लिया, तो अगर आपसे ये पूछा जाए एयर डेंसर है कि वाटर, तो आप कहोगे वाटर डेंसर है। तो इन दोनों में क्या हो गया, ये रेयर हो गया और ये डेंसर। लेकिन वहीं पे अगर हमने वाटर और ग्लास ले लिया, तब कहानी पलट जाएगी। तब हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास डेंसर हो जाएगा और वाटर रेयर। तो देखिए, कभी वाटर आपका डेंसर की तरह ट्रीट हो रहा है, कभी रेयर की तरह। ये डिपेंड करेगा आप किससे कंपेयर कर रहे हो। तो ये रेयर डेंसर का कॉन्सेप्ट हो गया कि रेयर मीडियम किसे कहेंगे, डेंसर मीडियम। अब आते हैं हम लोग स्पीड का भी कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर यानी डेंसिटी चेंज होने पे कैसे चेंज होती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। इसे भी याद रखिए कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट कम होते जाएगी। ठीक है,
सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है, पता है? सबसे ज्यादा स्पीड किस में होता है? वैक्यूम में, फिर एयर में, फिर वाटर, फिर ग्लास। मतलब ये जनरल सीक्वेंस अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में होगी, फिर एयर में, फिर वाटर में, फिर ग्लास में। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाते जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट कम होते जाता है। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अब हम आते हैं अपने रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब भी आपका मीडियम चेंज होगा लाइट अपने पास से डेविएट हो जाता है। सिर्फ इतना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कीजिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है जब भी हम मीडियम चेंज करते हैं, मतलब अगर हमारा मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर हमने यही एग्जांपल लिया कि हमने क्या किया है कि ये हमने एयर में एक ग्लास स्लैब रख दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने ये हमारा ग्लास स्लैब है, हमने एयर में इसको रख दिया है। तो देखिए ये एयर किसके तरफ बिहेव करेगा? रेयर। और ग्लास किसके तरफ बिहेव करेगा? डेंसर। तो अब होता क्या है, अगर हमने कहा कि कोई एक रे आ रही है, रे ऑफ लाइट, तो क्या होगा? यहां पे हमारा डिवाइड हो रहा है, ये एयर है, ये ग्लास है। तो जो बाउंड्री एयर और ग्लास को डिवाइड करेगी उसे हम सरफेस कह देंगे कि ये हमारा सरफेस है जहां पे एयर और ग्लास डिवाइड हो रहा है। यहां पे इसके सरफेस के ऊपर रेयर, इसके नीचे डेंसर। ये हमारा जो सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेगा ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। सरफेस के जो परपेंडिकुलर बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। हम फर्स्ट डिनोट करें क्योंकि यहां हमारा एक से ज्यादा है। तो होता क्या है, लाइट हमने पढ़ा है कि लाइट जब भी जाती है अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट। अब होता क्या है, क्योंकि ये मीडियम चेंज हुआ तो ये अपने पास से डेविएट होके कुछ ऐसे चले जाती है। यहां पे क्या हुआ, ये अपने पास से डेविएट हो गई। तो ये जो बेंड हुई है ना रे, इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमने क्या देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो अपने पास से डेविएट हो गई। वो सीधे जाना था, उसने बेंड कर लिया। तो ये जो लाइट रे आपका बेंड हुआ है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमने देखा कि जब यहां से भी लाइट अपना, फिर यहां पे एक और नॉर्मल होगा, फिर यहां पे क्या है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो हमने इसे N2 नाम दे दिया। तो रे को कैसे जाना चाहिए था? रे को जाना चाहिए था कुछ ऐसे सीधे, लेकिन ये फिर अपने पास से डेविएट होती है और ये कुछ इस पाथ को फॉलो करती है। तो ये ग्लास स्लैब से हमने देखा कि ग्लास स्लैब से अगर हमने किसी रे को भेजा तो ये कुछ ऐसा होता है। और हमने एक और चीज देखी कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो, इसे हम इमरजेंस रे कहते हैं, जो लास्ट में बाहर निकलता है इसे हमने कहा इमरजेंस रे, जो रे बाहर निकली। तो इंसिडेंट रे, इमरजेंस रे, ये दोनों ही रे आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें देखी, अब क्या कंक्लूजन निकलता है ये सारी चीजें भी देख लें। पहले तो रिफ्रैक्शन समझ में आ गया कि जब भी रे अपने मीडियम चेंज करेगी वो अपने पास से डेविएट होगी, चाहे वो रेयर से डेंसर हो, अपने पास से डेविएट हुई, डेंसर से रेयर अपने पास से डेविएट हुई। इस पैटर्न को देखिए, जब ये रेयर से डेंसर जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, मतलब ये इस साइड नॉर्मल की तरफ जा रही है। यानी हम कह सकते हैं जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर, ये मीडियम हमारा डेंसर है, डेंसर से रेयर जा रही है तो इसे सीधे जाना चाहिए, नॉर्मल से दूर जा रही है, तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्या देखा हमने
कि रे जब रेयर से डेंसर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी अवे द नॉर्मल। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि जब रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ जा रही है, डेंसर से वो बाकी डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे द नॉर्मल जा रही है। अब इसको देखते हैं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर। तो यहां पे हमने रिफ्रैक्शन समझ लिया कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है हमारा। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो हमने देखा कि लाइट जब किसी एक मीडियम से, अगर अभी भी वही एग्जांपल ले, ये एयर इधर ग्लास, तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से डेविएट हो जाती है। इस केस में रेयर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहला कहता है, जो हमारा पहला लॉ है वो कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। अभी ये सेम प्लेन वाला कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं कि अगर कोई कहे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। जैसे ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये सीधे ना जाके थोड़ा सा बेंड किया है। जैसे ऐसे हम ले कि ये हमारा सरफेस है, इसे सीधे जाना चाहिए था, ये बेंड किया है थोड़ा सा, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो क्या कह रहा है पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। मतलब अगर हम इसे कट करें तो ये तीनों एक ही प्लेन पे आएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम। मतलब नॉर्मल आपका ऐसे बेंड नहीं होगा कि इंसिडेंट ये दोनों से एक प्लेन बना तो इससे बाहर चला गया, ठीक है। तो ये पहला था। दूसरा लॉ है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आई और आर क्या है? एंगल आई है इंसिडेंट एंगल जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच है, और एंगल आर है रिफ्रैक्टेड एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है। तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। तो जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि साइन आई बाई साइन आर जो है हमारा, वो हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा सेकंड लॉ। अब कांस्टेंट होता क्या है, मतलब वैल्यू क्या होती है? तो होता है साइन आई बाई साइन आर। इसका बेसिकली होता है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम फर्स्ट माने, अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड हो गया। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अभी हम उसे और डील करेंगे। अभी हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी याद कर लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड है। तो याद करने का तरीका है, जिसका एंगल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आई का एंगल ले रहे हैं तो मीडियम फर्स्ट है, तो मीडियम फर्स्ट के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है? n1। तो ये क्या हो जाएगा? n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। ये आपका स्नेल्स लॉ इसे कहते हैं। ये आपका सेकंड लॉ है इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसे लिख सकते हैं साइन आई n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। अगर इसे इस तरह लिखें तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 बाई n1, ठीक है। n2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अभी इतना समझ में आया। अब अगला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमने यूज तो कर लिया, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो इसे हम हटाते हैं और अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस हम लास्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला था हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1। इसे अभी हम देखते हैं। अभी देखिए, तो हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, हमने कहा था कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होती है। n1 क्या हुआ? n1 हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट।
या कह लीजिए एयर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, फर्स्ट मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे मीडियम फर्स्ट लिख ले रहे हैं अभी समझाने के लिए। तो ये क्या हो गया, मीडियम फर्स्ट, और ये वाटर ग्लास को हम लिख रहे हैं मीडियम सेकेंड। तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दैट मीडियम होता है यानी मीडियम फर्स्ट। N2 क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अगर हम इसे इस फॉर्मूले पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, हमारा साइन आई बाई साइन आर क्या है, साइन आई इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, साइन आई बाई साइन आर, ये क्या है N2 बाई N1। N2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, यहां पे C से डिनोट कर रहे हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, तो हम ये लिख दे रहे हैं V2, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम डिवाइडेड बाय N1 की जगह क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसे फिर से C से डिनोट किया, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट यानी V1 हो गया ये। तो अगर हम इसे पुट करें तो ये चौथा जो होता है ये फर्स्ट से जाता है, मतलब अगर हम ये कहें C बाई V2 डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं C बाई V1। अब ये पढ़ा है कि इसे रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स कर देंगे तो यहां डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सब क्लास बहुत बेसिक क्लास के हैं, यानी V2 इंटू V1 बाई C, C से C कैंसिल, तो हम यहां लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आर इक्वल टू V1 बाई V2, यानी इक्वल टू V1 बाई V2 भी हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, क्लियर है। तो ये चीज हो गया। अच्छा, इसको और डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये N2 बाई N1 है, इसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, इसे हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसे फिर से देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसे लिखने का तरीका है N21, मतलब सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के कंपेयर में, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, N2 बाई N1 से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे N2 बाई N1। ठीक है, तो कई बार आपको ये सिंपल देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि ये N2 1 या 2 को ऊपर रखेंगे कि 1 को, तो इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब सेकंड का है यानी सेकंड ऊपर रहेगा फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट नीचे रहेगा। तो N21 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये सारा चीज आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या था, आपका स्नेल्स लॉ क्या था, आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, ये सारी चीजें हमने यहां पे कवर कर ली। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 176 पे कुछ क्वेश्चन है, तो उसे करते पहले से हटा ले। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई। देखिए, इसने बोला है कि हमारा क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से वाटर में जा रहा है, तो ये हमारा एयर हो गया, ये हमारा वाटर। ऑब्लिकली, अच्छा ऑब्लिकली कहने का मतलब क्या है, देखिए जब लाइट स्ट्रेट जाएगा तो वो कोई बेंड नहीं करेगा, वो सीधे निकल जाएगा। इसीलिए जब भी लाइट को कहेगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल, बेंड होने का फॉर्मूला वो बेंड मतलब ऑब्लिकली का है, तो इसका ये मतलब था। सेकंड कहा है कि जब रेयरर, ये एयर है और ये वाटर है, तो जाहिर सी बात है ये रेयरर हो गया और ये हमारा डेंसर हो गया।
तो जब रेयर से डेंसर जाएगा तो ये किधर बेंड करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और पूछा है क्यों ऐसा कर रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए एयर में वेलोसिटी हमारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर, ये तो हमने देखा है। तो अगर एयर में वेलोसिटी ज्यादा है वाटर के कंपेयर में, तो जैसे ही ये एयर से वाटर में आएगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और इसे अगर हम मान ले ये इसे यहां तक पहुंचना है, अगर ये सीधे आता तो ये 10 सेकंड में यहां आ जाता। अब क्या है, जब इसकी स्पीड कम हो गई तो जाहिर सी अगर ये सीधे आएगा तो इसे ज्यादा टाइम लगेगा। हम टाइम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम अभी भी 10 ही सेकंड में आओ यहां पे। तो क्या करेगा ये शॉर्टकट को फॉलो करेगा। फिर से हमने कहा कि जब ये रेस इंसिडेंट कर रही थी तो इंसिडेंट रे अगर वाटर नहीं होता तो ये सीधे ऐसे निकलती। हम मान लेते हैं यहां पे वाटर खत्म हो गया, यहां फिर एयर आ गया, तो यहां से यहां तक इसे जाने में हम कहते हैं 10 सेकंड लग रहा है। अब क्या है कि जब ये इस वाटर बीच में ला दिए तो वाटर में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। हमने देखा है जैसे आप डेंसिटी बढ़ाओगे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर इसकी वेलोसिटी कम हो गई और आपको उतना ही डिस्टेंस फॉलो करना उतने ही टाइम में, तो आप क्या करोगे, आप शॉर्टकट जाओगे। हमें तो ए से बी जाना है तो हम क्या करें, शॉर्टकट फॉलो करें। नॉर्मल हमारा सबसे शॉर्टकट है, तो क्योंकि थोड़ा सा वेलोसिटी कम हुआ है तो हम नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा वो उतना ही ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अगर आप यही वाटर के जगह ग्लास लेते तो ये हो सकता है जितना अभी बेंड कर रहा है उससे ज्यादा बेंड कर जाता। ठीक है, तो ये रीजन है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से वो अपने पास से डेविएट होता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। ओके, एयर से ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना। तो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है कितना, 1.5। ठीक है, हाँ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। हाँ, तो ये क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इधर हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो कि सॉरी वैक्यूम जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो इधर 1.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड 1.5, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो यानी ग्लास में स्पीड आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। ओके, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आल्सो फाइंड आउट द मीडियम हैव लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। एक चीज और समझ लीजिए, यहां ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। जो अभी तक डेंसिटी रेयर डेंसर की बात कर रहे थे ना, ये ऑप्टिकल डेंसिटी की ही बात हो रही है। जो नॉर्मल डेंसिटी होती है कि जिसके पास मॉलिक्यूल बहुत पास होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे उसकी डेंसिटी कम। इससे नहीं, हमें ऑप्टिकल डेंसिटी से डील करना है जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ना है। ये कैसे अलग है इसे समझने के लिए बस एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे अगर आपने वाटर ग्लास लिया, ग्लास में आप वाटर और ऑयल डालो तो ऑयल ऊपर आ जाता है। ऑयल क्या है हमारा, ऊपर आ जाएगा, ग्लास हमारा क्या होगा, नीचे चला जाएगा। मतलब अगर हम डेंसिटी की बात करें, सॉरी ग्लास में कह रहा हूं, सॉरी ये वाटर है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी वाइज डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास ऑयल इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है। तो जहां भी हम डेंसिटी की बात की अभी तक ये ऑप्टिकल डेंसिटी था, तो ये समझने की चीज थी। होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। अब कह रहा है कि हमें टेबल देख के पता करना है कि किसका ऑप्टिकल डेंसिटी का, कि किस मीडियम का लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो अगर हम देखें रिलेशन तो हमारा ये है
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। मतलब कि अगर आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो कांस्टेंट है, तो यहां से हम लिखा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और अभी हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी कहिए या ऑब्लिक डेंसिटी कहिए, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कह लीजिए। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो यहां से हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सा है कि जिसका यहां से हमने देखा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसी का जिसका ऑब्लिक डेंसिटी ज्यादा होगा। यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, डायमंड का। तो डायमंड की अगर डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर गिवन केरोसिन। ठीक है, 3 चीजें दी हुई हैं, आपको पता करना है लाइट सबसे ज्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करेगा। तो सिंपल सा है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। दोनों में इनवर्स रिलेशन है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी सबसे कम। अगर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। वेलोसिटी उसी की सबसे ज्यादा होगी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम। और ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डायरेक्ट रिलेशन, यानी हम कह सकते हैं कि यहां से वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम होगा वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसी की होगी। तो टेबल देख लेते हैं हम। केरोसिन का दिया, टम्परिन का दिया और वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो उसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर केरोसिन की। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको डाटा देख के बता देना था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिफ्थ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखिए, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है जैसे डायमंड का 2.42, तो इसका मतलब ये है कि जब लाइट डायमंड में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो एक्चुअल वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ उससे कम हो जाएगी 2.42 टाइम्स। वाटर में कहता है कि ग्लास में 1.5, यानी कि जो अगर कोई भी मतलब लाइट वाटर में गया तो उसकी वेलोसिटी 1.5 टाइम कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इतना ही मतलब है कि अगर कोई भी लाइट किसी मीडियम में जाएगा तो जितना टाइम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसकी वेलोसिटी उतने टाइम्स कम हो जाएगी। तो यहां तक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल लेंस। तो पहले इसे हटा ले। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस देखने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो हमने अभी तक मिरर देखा है इसका बहुत यूज होने वाला है लेंस में। जो आपने मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा है तो लेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस इतना चेंज है कि जो कॉनकेव मिरर है वो बिल्कुल ही कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, और कॉनकेव जो मिरर कॉन्वेक्स मिरर था वो कॉनकेव लेंस। मतलब कि जैसे कि अगर हम कहें कि ये हमारा कॉनकेव मिरर किसकी तरह है, कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि चाहे आप ये ले लीजिए कि ये हमारा कैसा था, इसका कन्वर्जिंग था, रियल फोकस था, इसके साथ भी वही है, ये भी कन्वर्जिंग है, रियल फोकस है। इसमें जो मिरर इमेज फॉर्मेशन थे 6 इमेज फॉर्मेशन, वही इमेज फॉर्मेशन विथ नेचर, सारा नेचर वही रहेगा, इसमें मिलेंगे। और अगर हम बात करें कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कॉनकेव लेंस में। मतलब ये दोनों ही वर्चुअल होते हैं, इनका सॉरी ये दोनों ही वर्चुअल फोकस होते हैं, ये डाइवर्जिंग होते हैं और इसमें 2 ही इमेज फॉर्मेशन होते हैं। तो इसीलिए आप जितना भी मिरर का पोर्शन था उसे रिवाइज कर लीजिए। शुरू के 2 वीडियोस में आपको पूरा मिरर पढ़ाया गया है, आप मिरर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको लेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और जो भी प्रोसेस थे मिरर के साथ वही यहाँ पे भी होंगे कि हमारा मिरर कैसे बना था, फिर इमेज फॉर्मिंग जो रे थे वो क्या थे, और
लास्ट में इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन और फॉर्मूला, सेम सारी चीज प्रोसेस वही होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिरर लेंस कैसे बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए आप क्या कीजिए, एक स्फेयर लीजिए आर रेडियस का। स्फेयर है, जाहिर सी बात है 3D हम 2D में सर्किल बना रहे हैं। इस स्फेयर को आर रेडियस से आप क्या कीजिए, कट कीजिए। किसी आर, दूसरा ऐसा आर्क है जिसका इसका भी रेडियस आर है, इससे हमने क्या किया, कट किया। तो जो आपको लेंस मिलेगा, ये जो लेंस होगा ये कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस होगा, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अगर हम सरफेस डिवाइड करें, ये सरफेस लिया हमने S1, ये सरफेस लिया S2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। तो ये कुछ ऐसा स्फीयर बनता, तो इस स्फीयर जो सरफेस S1 है उसका सेंटर C1 इधर आएगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर याद ही है आपको। और ये जो स्फीयर है इसका सेंटर C2 किधर आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो अगर ये सरफेस हमने S1 लिया है तो इसका सेंटर C1, ये सरफेस S2 है तो इसका सेंटर C2 इधर। वही चीज हमने यहां किया है। अब दोनों सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पास होगी, यही हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें आपने पढ़ चुके हैं मिरर में, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें हम इसे 2f से डिनोट करेंगे, 2f2, ये 2f, क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रिलेशन क्या होता है, r=2f। तो वही चीज है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं, अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर जो लेंस का मिड पॉइंट होगा उसे हम ऑप्टिक सेंटर कहेंगे। उसमें क्या कहा था, पोल कहा था। तो मिरर के मिड पॉइंट को ऑप्टिक सेंटर, लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिक सेंटर, लेंस के पूरे लेंथ को अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ऑप्टिक सेंटर से अब हम सारे मेजरमेंट करेंगे। उसमें किससे किया था, पोल से। इसमें ऑप्टिक सेंटर और सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो ये पांचों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो जस्ट आपने पहले जैसे पढ़ा वैसे ही है कि अगर आपने लेंस से पैरेलल रे भेजी है, जहां पे ये रे को कन्वर्ज करेगा, जहां पे ये सारे रेस को कन्वर्ज करेगा, वही होगा प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है, ये पैरेलल रे भेज रहा है, इन सभी रे को क्या कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कैसा लेंस हुआ, ये लेंस हुआ कन्वर्जिंग लेंस। और इसका फोकस कैसा हुआ, रियल फोकस, क्योंकि इसमें रेस एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, है ना। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस कैसा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ कन्वर्जिंग लेंस, इसका फोकस रियल हुआ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे भेजिए, जहां पे वो कन्वर्ज करता है उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। ये सारी चीजें आपने मिरर में भी देखी है। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बना कैसे, हमने एक स्फीयर लिया, उसे r रेडियस से कट किया, तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस बना। कॉन्वेक्स लेंस के सारे पॉइंट देखे, उसमें फोकस और हमारा ये भी हो गया। तो प्रिंसिपल फोकस को हमारा याद रखिएगा, डिफाइन करते हैं वो पॉइंट जहां पे सारे पैरेलल रे भेजिए प्रिंसिपल एक्सिस के, जहां कन्वर्ज करें। अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस। अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस के साथ हम क्या करते हैं, एक शीट लेते हैं, ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब को दोनों तरफ से r रेडियस का आर्क लेके कट कर देते हैं। तो अब हमें जो लेंस मिला ये हमारा हो गया कॉन्केव लेंस, है ना। याद रखिएगा, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अभी समझाएंगे तो आएगा भी आपको, तो इसे समझिएगा जरूर। अगर हमने ये सरफेस S1 लिया,
ये सरफेस S2 लिया, तो S1 के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा? तो अगर आप इसे अर्क को पूरा कीजिए तो इसका सेंटर किधर होगा? इस साइड होगा, C1। उसमें क्या था? सेंटर इधर था, और इधर S2 है तो इसका सेंटर किधर होगा? C2 इधर। अब फिर प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही दोनों सेंटर को आप मीट कराइए तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। जो लेंथ है लेंस का वो हमारा अपर्चर होगा, लेंस का मिड पॉइंट जो होगा वो होगा ऑप्टिक सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पांचों पॉइंट हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ। तो इसमें क्या है? सेम चीज, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे भेजिए, जहां पे वो कन्वर्ज करे या कन्वर्ज करते अपीयर हो उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसमें क्या है? अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजे तो मतलब जितने भी रे, ये क्या करता है? इस रेस को डाइवर्ज करता है। इन रे को क्या करता है? डाइवर्ज। तो हम इसे पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, जहां पे ये मीट करता है यहीं पे हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। जैसे मिरर में था कि आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजिए, ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज। हम पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, जहां पे ये अपीयर होगा मीट करते हुए, वही हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस, अब ये लेंस कैसा है? तो देखिए ये लेंस है डाइवर्जिंग लेंस। कैसा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस है। और इसका फोकस कैसा है? वर्चुअल फोकस। ये सेम चीज जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्केव मिरर की तरह है, पहले ही बता रहा हूं, सॉरी कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस की तरह, सेम चीज हो गया। मतलब कि कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। बाकी वो दोनों स्टेटमेंट भी ठीक ही थे। अब आते हैं हम लोग कि कॉन्केव, जो हमारा कॉन्केव मिरर है वो डाइवर्ज क्यों कर रहा है और कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज क्यों कर रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये डाइवर्जिंग क्यों है और वो कन्वर्जिंग क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लें तो ये ऐसे है, इससे हम प्रिंसिपल एक्सिस खींच रहे हैं। अगर हमने लिखा ये सरफेस S1 है तो देखिए इसे कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर C1 इधर आएगा, और ये सरफेस अगर हमारा S2 है तो इसे कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर C2 इधर आएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो रे है ये इसको कन्वर्ज क्यों कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक रे भेज लेते हैं पैरेलल, ठीक। अब ये जो पैरेलल रे है ये जैसे इस सरफेस पे आएगा यहां चेंज होगा। यहां पे हमारा ये ग्लास है, ये हमारा एयर है। जैसे ही एयर से ग्लास जाएगा, ये रेयरर मीडियम है, एयर है। तो जैसे ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर। जैसे ही रेयरर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अब हमें जानना है नॉर्मल कहां होगा। तो हमने पहले ही बताया है नॉर्मल कहां से खींचते हैं हम लोग, सेंटर से। याद है, कहीं भी अगर सर्कुलर पाथ होता है या कर्व पाथ होता है तो नॉर्मल हम कहां से खींचते हैं, सेंटर से। अब बात आती है इसका, इस सरफेस का सेंटर क्या है, C1 है कि C2। तो हम देखें इसे कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर क्या आएगा, C2। तो हमें C2 से एक नॉर्मल खींचना है, तो हम C2 से क्या करें, एक नॉर्मल खींच दें। तो ये हमारा कुछ नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये नॉर्मल गया तो इसे क्या करना था, सीधे जाना था। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, कुछ ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। इसे जाना कहां था, ऐसे सीधे। ये क्या किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते, याद है ना। रेयरर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, बताया था ये चीज। तो ये सीधे जाना चाहिए था इसे, ये क्या किया, नॉर्मल हमने खींचा, ये इधर बेंड कर गया, यहां तक आ गए। अब इस सरफेस पे आए तो देखिए यहां डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो अवेगा नॉर्मल। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल हम किधर से खींचेंगे। देखिए ये सरफेस S2 का सेंटर C2 है ना। अगर हमारा S2 का सेंटर C2 है तो C2 से हम नॉर्मल खींचेंगे। तो अगर हमने C2 से नॉर्मल खींचा तो इसका नॉर्मल कुछ इधर आएगा, कुछ ऐसा आएगा,
है ना। तो अब क्या है, इस रे को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, कुछ ऐसे जाता, लेकिन क्या हुआ, अब ये जैसे ही डेंसर से रेरर जाता है, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये कुछ ऐसे आ जाएगा। सही है। तो देखिए पैरेलल रे को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया है। अगर हम इधर से भी वही चीज करें, अगर इस साइड से रे भेजें तो क्या होगा, इस साइड से भी रे भेजते हैं, तो अगर हमने ये रे भेजा, ये सरफेस, इस सरफेस का नॉर्मल हम किधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा। छोटा सा नॉर्मल खींच रहे हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आए। जब ये नॉर्मल होगा, ये इसे जाना चाहिए था सीधे टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड किया। अब जब इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट का नॉर्मल हमारा इस साइड से होगा, नॉर्मल इधर होगा, इसे जाना चाहिए था इसे सीधे, ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा और ये कुछ ऐसा चला जाएगा। तो देखिए दो पैरेलल रे को ये एक जगह कन्वर्ज किया है ना, इन दोनों पैरेलल रे को एक जगह कन्वर्ज किया, तो इसीलिए ये कैसा हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्ज किया समझ में आया। पैरेलल रे गया रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका नॉर्मल S1 सरफेस है, C1 सेंटर है। फिर डेंसर से रेरर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल इस सरफेस के लिए नॉर्मल हम C2 से खींचेंगे और ये ऐसे आया। ये पूरा प्रोसेस है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉन्केव के लिए एक बार और देख लेंगे तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा ये चीज। तो हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग, अब आते हैं कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग कैसे है। तो अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग की, तो देखिए हमने कहा था कॉन्केव लेंस कुछ ऐसे बनाते हैं, ये ग्लास स्लैब लेते हैं, दोनों साइड से आर्क से कट करते हैं, है ना। हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर ये हमारा सरफेस S1 है, तो इसे कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर C1 इधर आएगा, है ना। मतलब ये जिस स्फीयर से कट किया गया होगा, ये कुछ ऐसा स्फीयर होगा ना, ये अगर ये स्फीयर बनाता तो जिस स्फीयर का सेंटर होगा वही हमारा सेंटर होगा कर्वेचर। अगर इस कर्व की बात करें तो इधर इसका सेंटर C2 इधर होगा। अब क्या है, हमने एक पैरेलल रे भेज दिया। जैसे ही पैरेलल रे भेजेंगे, पैरेलल रे भेजा तो हमें नॉर्मल चाहिए। मतलब अब यहां क्या है, ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा रेरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो जैसे ही रेरर से डेंसर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब हमें नॉर्मल खींचना है, तो हमारा नॉर्मल ये होगा, कुछ ऐसा, है ना। अब रे को जाना कैसे चाहिए था, सीधे। अब क्या है, ये रेरर से डेंसर जा रहा है, रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इधर है, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बेंड हो गया। अब हमारा उस सरफेस पे चला गया। अगर उस सरफेस की बात करें तो यहां पे आएगा, तो फिर डेंसर से रेरर टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल हमें चाहिए, तो हम नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा यहां पे। तो अब क्या है, डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर होता है अवे द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल से दूर, तो कुछ ऐसे जाएगा, इसे जाना था सीधे, ये और बेंड कर गया। तो देखिए इस पैरेलल रे को ये क्या किया, और बेंड करा दिया, पीछे की तरफ लाएंगे तो यही हमारा फोकस। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। इसी तरह इसी यहां किसके, ये पैरेलल गया, इसका सेंटर यहां, मतलब इसका नॉर्मल कुछ ऐसा आया, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, इधर गया, फिर इसका नॉर्मल इधर आया, फिर ये अवे द नॉर्मल गया, इधर गया। तो ये क्या किया, दोनों रे को डाइवर्ज किया है। तो इसीलिए ये कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और इसका फोकस भी देखिए, हम पीछे की तरफ ट्रेस कर रहे हैं फाइनल, तो इसका फोकस कैसा आ रहा है, वर्चुअल, क्योंकि दोनों रे डाइवर्ज कर रहे हैं, आगे जाके मीट नहीं करेंगे, पीछे की तरफ ट्रेस किया तो ये आ गया हमारा डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग क्यों होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग क्यों होता है, आपको रे डायग्राम से हो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इमेज फॉर्मिंग रे पे, कि इनसे रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कौन कौन से रे को फॉलो करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आते हैं कॉन्वेक्स के लिए, कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन कौन से इमेज फॉर्मिंग रे हैं हमारे। तो कॉन्वेक्स लेंस देखें, छोटे में बना देते हैं सर।
क्या है कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा सेंटर ऑप्टिक सेंटर है। तो इसमें पहला है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस है। अब एक चीज और समझ लीजिए बहुत ही क्लियरली, हमने समझाने के लिए कहा कि पहले इस सरफेस पे फिर इस सरफेस पे बैंड करेगा, लेकिन जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो बार बार दोनों सरफेस से हम नहीं रिफ्रैक्शन करेंगे, तो हमारा रे डायग्राम करा हो जाएगा। हम जब भी रे को रिफ्रैक्ट करेंगे लेंस के मिड लाइन खींच लीजिए, जो भी रिफ्रैक्शन होगा इसी पॉइंट से होगा। कई बच्चे बार बार फर्स्ट सरफेस से कर देते, कई बार सेकंड सरफेस से, गलत है। कैसे करेंगे? पहला इमेज फॉर्मिंग रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई तो फोकस से पास करेगी, इसी आधार पे आपने फोकस डिफाइन किया है। और दूसरा कंफ्यूजन तो सबसे ज्यादा होता है कि सर हम फोकस किसको लें, ये भी हमारा फोकस है, ये भी फोकस है, तो हम अगर इसे F1 2F1 मान ले, इसे F2 2F2 मान ले, तो हमारा F1 प्रिंसिपल फोकस है कि F2? तो देखिए आप रे किधर से भेज रहे इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने रे इधर भेजा, इधर से भेजा, तो इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, मतलब दोनों रे से भेजिए तो इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, तो आपका प्रिंसिपल फोकस ये हुआ। अगर यही चीज ये आपका, अगर आपने इस साइड से रेज भेजे होते तो आपका यहां कन्वर्ज करता, तो उस केस में प्रिंसिपल फोकस F2 हो जाता। तो डिपेंड करता है आप रे किस डायरेक्शन से भेज रहे हो। अगर इस डायरेक्शन से रे भेज रहे हो तो प्रिंसिपल फोकस इस साइड, इस डायरेक्शन से रे भेज रहे हो तो प्रिंसिपल फोकस इस साइड, और ये फोकस हमारा इस केस में रियल है। तो पहला रे हो गया कि पहला इमेज फॉर्मिंग रे हो गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम रे भेजें तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजें तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। दूसरा, अगर कोई रे ऑप्टिक सेंटर से भेजे तो वो सीधा चला जाएगा। फिर से समझिए, अगर कोई रे हमने ऑप्टिक सेंटर से भेजा तो वो रे क्या होगा, सीधा पास कर जाएगा। अब इसका रीजन क्या है कि ऐसे क्यों होता है? तो इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। आपने ग्लास स्लैब याद है, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ग्लास स्लैब से रे कैसे जाएगी? इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे आपस में पैरेलल थे, बस थोड़ा शिफ्ट हुआ जिसे हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट, जिसे क्लास 12 में आपके इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे ये पैरेलल है। अगर आप देखिए तो ये इधर जितना कर्व होगा उतना ही कर्व इधर होगा। तो अगर हम इसे पतला सा कट करें तो ये बिल्कुल ही ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट हो जाएगा कि नहीं? एक आध पॉइंट और देख लीजिए, ग्लास स्लैब से जब भी रे जाएगी वो लैटरल शिफ्ट होगा। ये तो समझ में आ गया था, हमने देखा था वहां पे कि अगर ये है, ये इंसिडेंट रे था और इमर्जेंस रे था, तो इंसिडेंट रे इमर्जेंस रे पैरेलल थे, मतलब इंसिडेंट रे थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी लेंस लिया, अगर आपने कोई रे भेजा, मान लीजिए यहां से भेज दीजिए इसे, तो क्या है इसकी खासियत? इसकी खासियत देखिए, जो जितना कर्व ये इस साइड है, यहां पे भी उतना कर्व है, यहां पे भी उतना ही कर्व है और यहां पे भी उतना कर्व है। लेकिन अगर आप इन दोनों पॉइंट को देखिए तो ये ऐसे और ऐसे कुछ है, इससे ग्लास स्लैब नहीं बन रहा है। इन दोनों पॉइंट को देखिए तो ऐसे और ऐसे है, इन दोनों से ग्लास स्लैब नहीं बन रहा है। लेकिन ये और ये देखिए, ये जितना कर्व है उतना ही कर्व इधर भी है। तो ये दोनों को अगर हम मिला दे पतला सा, तो ये बिल्कुल ही ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेंगे। सही है? और ग्लास स्लैब से जब भी रे जाती है वो लैटरल शिफ्ट कर जाती है ना? तो इसमें भी लैटरल शिफ्ट होगा, मतलब अगर ये सीधे जा रही थी ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये इतना कम शिफ्ट होती है ना, मतलब अगर कोई रे ऐसे जा रही है, ये थोड़ा सा इतू सा शिफ्ट हुई तो आपको नहीं पता चलेगा कि शिफ्ट हो रही है। तो ये शिफ्ट नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम कहते हैं जब भी ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करेंगे वो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो इसे याद जरूर कर लीजिए कि रे कैसे जाएंगे। बाकी क्लास 12th में तो इसे एक्सप्लेन किया ही हमने, क्लास 12th का वीडियो देख लीजिएगा आप, उसमें ये सारी चीजें और डिटेल में बताई गई हैं। तो हमारा पहला रे था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा फोकस से पास करेगा। दूसरा रे था कि अगर कोई रे ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो सीधा पास करेगा। और तीसरा रे है कि अगर कोई रे फोकस से पास किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रिंसिपल फोकस को इसी आधार पे डिफाइन किया है
इसका एक्सप्लेनेशन ग्लास स्लैब और इसका वाइस वर्सा, कि अगर फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से गया, तो फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो तीनों का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। इसमें कई बार लड़के ये करते हैं कि सर अगर हमने 2f से भेजा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या वो अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। या स्ट्रेट चला जाए? नहीं। देखिए ये f है, ये 2f है, 2f से भेजेंगे तो ये जो होगा इस सरफेस के लिए नॉर्मल होगा। पहले तो इस सरफेस पे पढ़ा ना, इसे मैं थोड़ा और समझा देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत होता है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कई बार कि सर ये हमारा लेंस है, ये हमारा f, ये 2f, अगर हम रे यहां से भेजें तो ये तो नॉर्मल होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे चला जाना चाहिए। तो देखिए ये जो ये इस लाइन पे ना, इस रे के लिए नॉर्मल ये वाला सरफेस के लिए होगा ना, मतलब ये कर्व सरफेस का नॉर्मल किधर से खींचते हैं हम? इस साइड से, इस सेंटर से। अगर आप इधर से रे भेज रहे हो तो इसका नॉर्मल थोड़ी ना इसके लिए है, इसका नॉर्मल यहां से आएगा ना, इधर से थोड़ी ना। तो ये इस सरफेस पे नॉर्मल नहीं हुआ और फिर अभी का नॉर्मल कुछ चेंज हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगा। तो आप 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे भेजने का इस बार सोचिएगा भी नहीं। आपके पास तीन इमेज फॉर्मिंग रे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास करेगा, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो सीधे पास कर जाएगा। अब इन्हीं सब को यूज करके हम सारे इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको याद होगा मिरर था, तो लेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मिरर का था वैसा ही आपका लेंस होता है। तो हम लोग पहला लेंस का बनाते हैं, यानी जब हम इंफिनिटी पे रखें तब क्या होगा। तो हमने एक लेंस लिया, ये हमारा हो गया f, 2f, इधर वही चीज f, 2f। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये ऑप्टिक सेंटर, अगर कोई रे इंफिनिटी पे है तो वो कैसा आता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और याद रखिएगा हम कहां पे कन्वर्ज करना स्टार्ट करेंगे? मिड से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो कहां कन्वर्ज करेगा? फोकस पे। तो अगर हम इसका इमेज बनाए तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे। इमेज कहां पे बना? इमेज बना फोकस पे। नेचर क्या हुआ? तो नेचर देखिए इसका हुआ रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। तो ये अगर आप याद करिए तो ये कॉन्केव मिरर का सेम चीज है। इन्फिनिटी पे रहेगा, फोकस पे बनेगा रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। हमें रियल दिख रहा है, पॉइंट साइज दिख रहा है, इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है। इन्वर्टेड के लिए अलग रे डायग्राम बनाएंगे, ऐसा हमने मिरर के लिए भी किया था। तो अगर हम एक छोटा सा बना दें, होप आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करें? अच्छा इसे भी ये वाला समझ में आ गया। अब हम दूसरा रे बना देते हैं इसी में। तो देखिए क्या है, हम दो रे भेज देते हैं पैरेलल। एक भेज देते हैं ऑप्टिक सेंटर से, क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से कोई भी रे जाएगा पैरेलल जाएगा, मतलब सीधा चला जाएगा। और एक फोकस से भेज देते हैं, फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो फिर देखिए ये जहां पे मीट करेगा यही हमारा फोकस होगा। तो देखिए कैसा इमेज बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है कि नहीं? बाकी दो चीजें हमने देख ली थी, रियल और पॉइंट साइज। इन्वर्टेड है, इस रे डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये कैसा बनेगा रे इसका, इन्वर्टेड। अब कहेंगे सर इसमें कुछ हाइट है तो ये पॉइंट साइज कैसे हुआ? तो ये मिरर में बता चुके हैं कि इसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट के सामने 10, 20, 50, 100 कुछ भी लेंथ रखिए वो आपका पॉइंट साइज ही आता है। तो ये हमारा इंफिनिटी का हो गया कि इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। अब हम बाकी इमेज भी बना लेते हैं 5। तो देखिए कोशिश करते इतने में बन जाए। ये हमारा f, 2f, f, 2f। अब हमने बियॉन्ड 2f रखा। ओके, आपके स्क्रीन से चला जाएगा बाद में, मैं बड़ा नहीं बना लेता हूं फिर से।
ये हमारा हो गया f, ये 2f, ये इधर हमारा f, इधर हमारा 2f। तो हम रखते हैं बियॉन्ड 2f, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच वाला कॉन्सेप्ट है। तो वही चीज, पैरेलल गया, फोकस से पास किया, ऑप्टिक सेंटर से पास कराएंगे, सीधा जाएगा। तो ये कहां पे बना? f और 2f के बीच में। तो अगर हम देखें ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। इमेज कहां पे बना? इमेज बना बिटवीन f एंड 2f। 2f हमारा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। नेचर क्या हुआ? तो नेचर हमारा हुआ रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। सारा कुछ जैसा आपका मिरर का था वैसे ही, बस इस केस में उस केस में इधर ही बन जाता था, इस केस में इधर बना इमेज। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट। अगर हमने अब f और 2f पे रख दिया तो क्या होगा? हमारा f 2f, हमने ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है। तो फिर वही चीज, पैरेलल, फोकस से पास कराइए, ऑप्टिक सेंटर से भेज दीजिए। तो आप देखेंगे आपका इमेज भी कितने पे बना? 2f पे ही। तो अगर आपने 2f पे रखा तो इमेज कहां पे बना? 2f पे। याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था। ऑब्जेक्ट हमारा कहां हुआ? 2f, एड 2f। इमेज कहां पे बना? इमेज भी बना हमारा 2f पे। नेचर क्या हुआ? तो नेचर हुआ आपका रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। अब हम क्या करते हैं? हम 2f और f के बीच रख देते हैं। f और 2f के बीच अगर हम रखें तो क्या होगा? तो वही चीज, f 2f प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास करेगा, ऑप्टिक सेंटर सीधा जाएगा। आपका इमेज बना है बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f और इंफिनिटी के बीच में। फिर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2f एंड f। इमेज कहां पे बना? इमेज बना है आपका बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। नेचर क्या हुआ? नेचर हुआ आपका रियल, इन्वर्टेड और लार्ज साइज, है ना? रियल, इन्वर्टेड और लार्ज साइज। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका, अगर हमने फोकस पे रखा तो इन सबको मतलब पूरा करने से पहले आप अपने से एक बार कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो पहले पॉज करके पूरा अपने से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो अगर हमने लिया, अब हमें कहां रखना है? f पे, f 2f। तो वही चीज, पैरेलल, फोकस से पास करेगा, ऑप्टिक सेंटर से जाएगा और ये दोनों रे ही आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैरेलल होंगे तो कहां पे मीट करेंगे? इंफिनिटी। तो हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? फोकस पे। इमेज कहां पे बना हमारा? इंफिनिटी पे। नेचर क्या हुआ? हाईली मैग्नीफाइंग, यानी बहुत बड़ा बनेगा। आगे इंफिनिटी पे मीट करेगा तो उसकी साइज क्या होगी? इनफाइनाइट साइज की होगी, यानी हाईली मैग्नीफाई होगा। यानी फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पे बनेगा और हाईली मैग्नीफाई। ये भी समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें वैसे ही हैं, बस पैरेलल, फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगा सीधे चला जाएगा। ठीक है, तीन ही इमेज फॉर्मिंग रे हैं, इन्हीं तीनों का यूज कीजिएगा। तो ये हो गया। अब लास्ट है हमारा, अगर हमने सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ ऑप्टिक सेंटर के बीच रख दिया तो क्या होगा? तो देखिए, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच रखे तो क्या होगा?
ये हमारा क्या ऑप्टिक सेंटर, ये हमारा फोकस, और फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखेंगे तो पैरेलल फोकस से पास किया, ऑप्टिक सेंटर, ये दोनों ही आगे कभी जाके मीट नहीं करेंगे, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। हो सकता है मैं थोड़ा टेढ़ा वड़ा बना दूं, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस यही है, ठीक है। तो पैरेलल सीधे गया, कहां से पास करेगा, फोकस से, ऑप्टिक सेंटर वाला सीधे, दोनों आगे जाके कभी मीट नहीं करेंगे, तो हम इसे पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो कहां पे हमारा कुछ ऐसा इमेज बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर। इमेज हमारा कहां पे बना, इमेज हमारा बना है सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस। और नेचर क्या है, नेचर आपका देखिए हो गया क्या, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज साइज, सब कुछ वैसा ही है जैसे मिरर का है। तो ये आपके 6 इमेज फॉर्मेशन थे, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो इसमें भी फिर से देख लेते हैं, अगर हम सबको एक साथ समराइज करें, अगर हम सबको एक साथ समराइज करें तो इधर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर। तो अगर हम देखिए ऑब्जेक्ट अगर हमने इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहां पे बना था, फोकस, याद करते चलिए। ये हमारा F2F, F2F, ये ऑप्टिक सेंटर। इंफिनिटी पे रखा, कहां पे बना था, फोकस, पैरेलल रे वहीं कट की थे। नेचर क्या था, नेचर था आपका रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। इन्वर्टेड के लिए ऑब्लिक वाला डायग्राम हमने बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F रख रहे हैं, यानी हम आगे आए। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इसका इमेज हमारा कहां पे बना था, यहां पे, F और 2F के बीच में, इन्वर्टेड है ना। तो कहां पे बना था, बिटवीन F एंड 2F। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं, इमेज पीछे पीछे चलता जा रहा है, वही सेम मिरर वाला, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में, इमेज हमारा क्या हो रहा है, पीछे भागते जा रहा है और साइज भी बढ़ रहा है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब पहले क्या था, पॉइंट साइज का था, फिर हमारा क्या हुआ, स्मॉल साइज, कुछ साइज बना। तो कैसा था, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज। फिर जब हमने 2F पे रखा तो 2F पे रखने पे हमें 2F पे ही मिला था और सेम साइज का। तो हमारा क्या हुआ, एट 2F, तो हमें कहां में मिला, 2F पे ही मिला, रियल मिला, इन्वर्टेड मिला और सेम साइज मिला। नेक्स्ट, अगर हमने 2F और F के बीच रखा तो हमारा इमेज क्या बना, बियॉन्ड 2F। कैसा बना, तो जब हमने बिटवीन 2F एंड F रखा, जस्ट ये वाला, अगर 2F और इंफिनिटी और 2F के बीच रखेंगे तो F और 2F के बीच बनेगा, और 2F और F के बीच रखेंगे तो बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F बनेगा। कैसा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा और लार्ज साइज बनेगा, है ना। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इमेज पीछे जा रहा है और साइज बढ़ते जा रहा है। अब अगला है, अगर हम एट फोकस रख दें, फोकस पे रखने पे कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे, कैसा बढ़ेगा, हाईली मैग्नीफाइंग या वेरी वेरी लार्ज। फिर हमने कहां रखा, फिर हमने रख दिया बिटवीन, अगर उसके बाद हमने रख दिया F और 2F के बीच, है ना, बिटवीन F एंड 2F, तो हमें कहां पे मिला, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड लेंस मिला। कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज साइज। तो ये सारा अगर आप कंपेयर करोगे, ये कॉनकेव मिरर भी सेम चीजें थी। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस इसीलिए कहा सब एक जैसे हैं। कॉनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग था, उसका फोकस भी रियल था। कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग है, उसका फोकस रियल है, और जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी सेम है।
अब आते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। सारा कुछ कॉनकेव मिरर के लिए करना स्टार्ट करते हैं। तो हटा भी सकते पहले। तो अब देखते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसे, हमने ये देख चुके हैं कॉनकेव मिरर कैसे कन्वर्जिंग है, यहां तक हमने देख लिया है। अब इमेज फॉर्मिंग रे फॉर कॉनकेव मिरर, तो हमें पता है कॉनकेव लेंस की हम बात करें, कॉनकेव लेंस। तो इसके लिए भी सारी चीजें सेम है, बस इसके लिए 2 रे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि 2 ही इमेज फॉर्मेशन है, तो 2 रे डायग्राम बना लेते हैं। पहला, अगर इधर भी F और 2F, F और 2F, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज करेगा, फोकस से पास करते हुए अपीयर होगा। ठीक है, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करते अपीयर। फिर से वही चीज, अगर आप रे इधर से भेज रहे हो तो प्रिंसिपल फोकस ये, उधर से आएगा तो प्रिंसिपल फोकस ये रहता है। दूसरा सेम है कि अगर ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो उसी सेम चला जाएगा, डाइवर्ज नहीं करेगा। वही रीजन है, जितना कर्व ये इधर है उतना ही कर्व इधर है। अगर आप दोनों को मिला दोगे तो ये ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट होगा, तो ग्लास स्लैब से सीधा निकल जाता है। तो इन्हीं 2 इमेज फॉर्मिंग रे का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। करते हैं। पहला है कि ये हमारा F 2F, ये हमारा F और 2F। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब इंफिनिटी पे होगा, तो इंफिनिटी पे रे होता है तो कैसा आता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आते हैं। ये सारे रे क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, इन्हें पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। ये कहां पे मीट करते हुए दिखाई देंगे, फोकस पे। तो अगर हम ये कह सकते हैं, एरो जरूर बनाइएगा सभी में, ताकि पता चल सके रे किधर से किधर जा रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी। इमेज कहां पे बना, इमेज बना हमारा फोकस। नेचर क्या हुआ, तो नेचर हुआ वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज। अब ये आपको क्वेश्चन के तौर पे है, ये होमवर्क समझिए, जो समझिए कि इसको देखिए, आपको पॉइंट साइज तो दिख रहा है, इरेक्ट नहीं दिख रहा। मैं 3 के बना चुका हूं, कॉनकेव मिरर के लिए बनाया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाया। अब कॉनकेव लेंस आपको दे रहा हूं कि इसमें इरेक्ट बना के दिखाइए। 3 रे डायग्राम है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से पास करते हुए अपीयर होगा। अगर हम यही चीज फोकस से कोई रे पास कराते, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता पीछे, तो वो इजी सा, मैं बता नहीं रहा हूं, आप इसे अपने से अटेम्प्ट कीजिएगा, या अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके, मैं बना दे रहा हूं। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे आप पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए आपका बना कि नहीं। तो होप आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं करता हूं। ठीक है, फिर वही चीज, आप 2 पैरेलल रे इंक्लाइन भेज दो। इंक्लाइन भेजने पे क्या होगा, एक ऑप्टिक सेंटर से भेज दो, ऑप्टिक सेंटर वाला सीधे चला जाएगा। एक फोकस से पास करा दो। क्या है, अगर ये रे सीधे जाता, अगर ये फोकस से पास करता, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यही चीज हमने पढ़ा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसे आप पीछे की तरफ ट्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे इरेक्ट इमेज मिल जाएगा, यानी फोकस पे एक ऐसा इमेज बना, इरेक्ट बना। तो ये आपका एक हो गया। अब आते हैं दूसरा फाइनल इमेज। दूसरा इमेज देख लेते हैं। इसमें अगर हमने ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लीजिए, आपका इमेज हमेशा एफ और ऑप्टिक सेंटर के बीच बनना है। कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजिए, ये डाइवर्ज करेगा, इसे फोकस की तरफ आएगा। दूसरा ऑप्टिक सेंटर से भेज दीजिए, तो ये यहीं पे कट करेगा और इसका इमेज हमेशा इधर, आप कहीं पे भी रखिए, यही 2 इमेज फॉर, यही आपका रे बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था,
ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी टू ऑप्टिक सेंटर कहीं पे भी रख दीजिए। इमेज आपका कहां पे बनेगा? इमेज हमेशा ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस के बीच बनेगा। नेचर क्या होगा इसका? तो नेचर होगा आपका रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज। तो अब यही देखिए, इसमें स्मॉल साइज बनता है और कॉन्वेक्स लेंस में लार्ज साइज। तो कभी दे दिया कि वर्चुअल इरेक्ट लार्ज स्मॉल साइज किस में बनता है, तो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस वर्चुअल रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट लार्ज साइज किस में बनता है, तो कॉन्वेक्स में। ठीक है, इससे पहले कॉन्वेक्स में जब हम फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच रखे थे तो बड़ा सा बना था वर्चुअल इरेक्ट लार्ज। तो यहाँ पे हमारा कॉन्केव मिरर लेंस कॉन्वेक्स लेंस खत्म हो रहा है। सारे इमेज फॉर्मेशन देख लिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन और इंडेक्स के जो बाकी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हमारा चैनल है एक एकेडमी, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई नंबर है 8004275244। वहां जाके हमें डोनेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।